नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी की सोने चांदी की ड्रेस के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। केशवपुर नाम के एक गांव में आलिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। आलिया बहुत गरीब थी। वो किसी तरह से अपना खर्च चलाती थी। फिर एक दिन आलिया जब काम की तलाश में कहीं जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक सोने से भरी पोटली दिखाई देती है। उस पोटली में ढेर सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर आलिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। फिर आलिया कहती है, अरे इतने सारे सोने के सिक्के किसके हो सकते हैं? यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं यहीं पर रुककर इंतजार करती हूँ। ये पैसे जिसके भी होंगे वो उसे वापस लेने जरूर आएगा और मैं उन्हें वापस कर दूंगी। आलिया उन सोने के सिक्कों को देने के लिए उस व्यक्ति का इंतजार करने लगती है जिसकी ये पोटली होती है। आलिया वहीं शाम तक इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। फिर आलिया कहती है, अब मैं क्या करूं? ये पोटली किसकी हो सकती है? मैं ये पोटली किसे दूं? मैं काम करती हूँ। मैं इन सोने के सिक्कों को यहीं पर रख कर घर चली जाती हूँ। ये सिक्के जिसके भी होंगे वो आएगा और अपने सिक्के लेकर चला जाएगा। आलिया गरीब तो थी, लेकिन आलिया लालची नहीं थी। आलिया एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। इसलिए आलिया उस सोने के सिक्के की पोटली को जमीन पर रखकर घर जाने लगती है। आलिया जैसे ही जाने वाली होती है, तभी उस पोटली में से एक परी प्रकट होती है और आलिया से बोलती है, आलिया तुम एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की हो। अगर तुम चाहती तो इस पोटली को अपने पास रख सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आलिया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही गरीब हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई सच्चाई को देखना चाहती थी। तुम एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार लड़की हो। इसलिए बताओ आलिया कि मैं तुम्हें क्या उपहार दूँ? तुम्हें क्या चाहिए? परी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं आलिया, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी, आपका जो भी दिल करे आप मुझे दे दीजिए। ठीक है आलिया, तुम मेरे साथ मेरे परिदेश चलो। वहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा उपहार दूंगी। फिर परी आलिया को अपने परीलोक लेकर जाती है। वहाँ पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर सोने और चांदी के ड्रेस लगे हुए थे। आलिया, ये देखो, ये हमारे परीलोक का जादुई सोने और चांदी के ड्रेस का पेड़ है। इस पेड़ से तुम जो भी मांगोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हें सब कुछ देगा। परी, आप बहुत ही अच्छी परी हैं, जो हम जैसे गरीबों की मदद करती हैं। फिर परी जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को आलिया के घर के बाहर लगा देती है। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है आलिया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अगर तुम्हें मेरी जब भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। इतना बोलकर परी वहाँ से अपने परीलोक चली जाती है। फिर एक दिन आलिया उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ से बोलती है, हे जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़, तुम मुझे पैसे दे दो। आलिया के इतना बोलते ही आलिया के सामने ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। आलिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उन पैसों से आलिया एक दुकान खरीदती है। फिर आलिया उन पैसों से एक बहुत ही बड़ी कपड़ों की दुकान खोलती है। कपड़ों की दुकान से आलिया की बहुत ही अच्छी कमाई होने लगती है। फिर आलिया जादुई पेड़ से सोने चांदी की ड्रेस मांगती है और उन ड्रेसेस को दुकान में बेच दिया करती थी। इस वजह से आलिया को बहुत ही अच्छा पैसा मिलने लगा था। देखते ही देखते आलिया बहुत ही बड़ा घर बनवा लेती है।
जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ की वजह से आलिया बहुत ही अमीर बन चुकी थी। आलिया के पास एक बहुत ही बड़ा घर हो चुका था और उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। आलिया पहले से बहुत ही खुशहाल जीवन जीने लगती है, लेकिन उसके गांव में रहने वाली रिया से उसकी खुशी देखी नहीं जाती। रिया को कहीं से पता चल जाता है कि आलिया के पास एक जादुई सोने चांदी के ड्रेस का पेड़ है। तब से रिया उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को चुराने के लिए सोचने लगती है। अगर मैं आलिया के जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को चुरा लूंगी तो आलिया फिर से पहले जैसी गरीब बन जाएगी। फिर वो जादुई सोने चांदी के ड्रेस का पेड़ मेरे पास होगा। मैं उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ से ढेर सारे पैसे और गहने मांगूंगी। फिर मैं उस आलिया से भी बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। फिर शाम होने के बाद रिया उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ के पास जाती है। अरे ये जादुई सोने चांदी के ड्रेस का पेड़ कितना सुंदर है। फिर रिया जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ में से एक जादुई सोने का ड्रेस तोड़कर अपने घर लेकर चली जाती है। हे भगवान, मैं उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को कैसे उठाकर लाती। अच्छा होगा कि मैं उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को जला दूं। जादुई ड्रेस के पेड़ पर कितने अच्छे अच्छे सोने चांदी के ड्रेस उगते हैं। जादुई सोने चांदी के ड्रेस का पेड़ मेरे घर तो नहीं आ सकता है, तो मैं उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को ही जला दूंगी, जिससे आलिया फिर से गरीब बन जाएगी। फिर रिया अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल को लेकर जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को जलाने के लिए चल देती है। रिया जैसे ही जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को जलाने वाली होती है कि तभी रिया के बाल बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं और वो टकली हो जाती है। अरे इस जादुई ड्रेस के पेड़ ने तो मेरे बाल ही काट दिए। अब मैं बहुत ही बदसूरत दिख रही हूँ। अरे मैं टकली कैसे हो गई? अब मैं क्या करूँ? अगर मैं जादुई पेड़ के पास थोड़ी देर और रुकी तो ये तो मेरी जान ही ले लेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाती हूँ। इतना बोलकर रिया वहाँ से अपने घर की तरफ भाग जाती है। फिर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और रिया हमेशा के लिए सुधर जाती है। फिर उस दिन के बाद से रिया कभी भी किसी को परेशान नहीं करती है। फिर रिया आलिया से भी अपनी गलती की माफी मांगती है और आलिया रिया को माफ कर देती है। जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ की वजह से आलिया का पूरा जीवन ही बदल जाता है। फिर आलिया एक खुशहाल जीवन जीने लगती है। एक गांव में शनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और अपने जादू का प्रयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही करती थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है और बोलती है, बिटिया, मेरी बेटी की शादी है बेटा। मैं बहुत गरीब हूँ बिटिया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। ठीक है बुढ़िया माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर वो अपनी जादुई छड़ी से सोने के ढेर सारे सिक्के प्रकट करती है। बेटा, तूने मुझ गरीब की बहुत मदद की है, ऊपर वाला तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। ये सब करते हुए शनाया अपनी माँ को देख लेती है। शनाया सीधा अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप अपने जादू से हमेशा दूसरों की मदद करती हो, आप मेरी भी मदद कर दो माँ। जरूर बेटा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? माँ, आप इतनी बड़ी जादूगरनी हो, मुझे भी थोड़ा जादू सिखा दो ना। बिटिया, तुम्हारी अभी पढ़ाई की उम्र है,
इसीलिए मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम बड़ी हो जाओगी, मैं जादू तुम्हें तब सिखाऊंगी। अभी तुम ये सब नहीं सीख पाओगी बेटा। आप सीधा सीधा बोल दो ना माँ कि आप मुझे जादू सिखाना ही नहीं चाहती। इतना कहकर शनाया जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे रोता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। रोना बंद करो बेटी, तुम्हें जादू सीखना है ना, मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी और हमेशा अपने जादू को दूसरों की मदद के लिए ही उपयोग करोगी। ठीक है माँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तेमाल करूँगी, कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम तैयार होकर स्कूल जाओ। स्कूल से आने के बाद मैं तुम्हें थोड़ा जादू सिखाऊंगी। शनाया खुशी खुशी अपने स्कूल चली जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। स्कूल से आने के बाद उसकी माँ उसे जादू सिखाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। शनाया अब थोड़ा बहुत जादू करना सीख चुकी थी। एक दिन स्कूल में, अरे शनाया, तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी जादूगरनी है, पूरे गांव की मदद करती है, तुझे भी तो थोड़ा बहुत जादू आता ही होगा ना? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, थोड़ा क्या, मुझे तो बहुत सारे जादू आते हैं, लेकिन मेरी माँ ने बिना वजह जादू का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है। अरे, हम तुझसे कोई काम नहीं करवा रहे, लेकिन तू छोटा मोटा तो जादू दिखा हमें। सभी बच्चे जिद करने लगते हैं। शनाया प्लीज दिखा ना, शनाया जादू दिखा ना प्लीज। शनाया दिखा ना जादू, दिखा ना शनाया। शनाया दिखा ना शनाया। अच्छा ठीक है, रुको तुम सभी, मैं तुम्हें जादू दिखाती हूँ। शनाया अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सभी बच्चों के लिए कपकेक प्रकट करती है। ये लो, ये सभी कपकेक सिर्फ तुम्हारे लिए, खा लो तुम सभी। सभी बच्चे कपकेक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शनाया के लिए तालियां बजाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, शनाया एक और जादू दिखाना, ये बहुत अच्छा जादू था शनाया। शनाया अपनी जादुई छड़ी से एक लड़की को गायब कर देती है और थोड़ी देर बाद उसको वापस ले आती है। सभी बच्चे ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं और शनाया की बहुत तारीफ करने लगते हैं। उसी की क्लास में एक माया नाम की लड़की पढ़ती थी। वो हमेशा दूसरों को देखकर सिर्फ जलती ही रहती थी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया इसने, सभी बच्चे इसी के गुण गा रहे हैं। देखना, मैं इससे भी बड़ी जादूगरनी बनूंगी और सभी को अपने वश में कर लूंगी। फिर ये सभी लोग जो आज इसके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो फिर मेरी तारीफ करेंगे। उसके बाद माया शनाया के पास जाती है और बोलती है, ओ शनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर आना। माया शनाया को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें, बताओ। यार, तू कितना अच्छा जादू करती है, मुझे भी कुछ सिखा दे, मुझे भी जादू सीखने का बहुत मन करता है। मैं भी एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनना चाहती हूँ और तेरी माँ की तरह मैं सब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे भी जादू सिखा ना शनाया। नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है पहले हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, उसके बाद वो हमें जादू सिखाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर तू मेरी मदद नहीं करना चाहती तो मत कर। तो मुझे ये जवाब देगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी शनाया। अरे तू उदास क्यों हो रही है, मैं आज जाकर अपनी माँ से बात करती हूँ। फिर अगले दिन, सुनो माया, तुम शाम को मेरी माँ के पास आ जाना, वो तुम्हें आज जादू सिखाएंगी। शाम को माया जादू सीखने के लिए उनके घर आ जाती है। शनाया की माँ दोनों को जादू करना सिखाती है और माया भी थोड़ा बहुत जादू करना सीख जाती है। एक दिन, सुनो बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी बड़ी होकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो।
आज मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ सिर्फ एक जादूगर ही जा सकता है। उसके बाद तीनों अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर एक जंगल में चली जाती हैं। जंगल में एक पेड़ पर 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर थे। शनाया की माँ उन दोनों लड़कियों को सोने वाले लहंगे के घर में लेकर जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी धन दौलत रखी थी। अरे वाह, कितनी सारी धन दौलत है। मैंने जिंदगी में कभी इतनी धन दौलत नहीं देखी। ये सारी धन दौलत हमें दूसरों की मदद के लिए ही उपयोग करनी है। हमें इस धन दौलत को अपने स्वार्थ के लिए कभी भी प्रयोग में नहीं लाना। उसके बाद शनाया की माँ उन दोनों लड़कियों को जादुई चांदी के लहंगे के घर में ले जाती है। उस घर में एक बहुत बड़ी जेल थी। अगर कोई भी जादूगर अपने स्वार्थ के लिए जादुई सोने के लहंगे के घर से धन दौलत लेकर चला जाता है और उसका इस्तेमाल करता है, तो ये चांदी का लहंगा घर उसे तुरंत सजा देता है और उसकी सजा से हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तुम दोनों जादुई सोने के लहंगे घर की दौलत सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए ही करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम हमेशा इस धन दौलत का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए ही करेंगे। उसके बाद तीनों अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर वापस अपने घर चली जाती हैं। वहीं माया उस जादुई सोने के लहंगे के घर के बारे में सोच रही होती है। अरे भाड़ में गया ये जादू वादू। अगर मेरे पास ये जादुई सोने के लहंगे की धन दौलत आ जाए तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। मेरे पास पावर होगी, मेरे पास पैसा होगा और दुनिया मेरे सामने झुकी ही रहेगी। अब मैं जल्दी से जाकर वो सारी धन दौलत उठा कर लाती हूँ। माया जादुई झाड़ू पर बैठकर फिर से सोने के लहंगे के घर के पास चली जाती है और उसके अंदर जाकर सारी धन दौलत इकट्ठी करने लगती है और अपना थैला लेकर वहाँ से भागने लगती है। माया को ये करते हुए जादुई चांदी का लहंगा घर देख लेता है। ठहर जा लड़की, इतनी आसानी से नहीं भाग सकती तू। तूने लालच में आकर सारी धन दौलत अपने पास रख ली है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तेरी खैर नहीं, भागने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद जादुई चांदी का लहंगा घर उसे अपने अंदर खींच लेता है और उसे पकड़कर अंदर जेल में डाल देता है। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। घर जाने दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जादुई चांदी का लहंगा उसे माफ नहीं करता और सारी जिंदगी के लिए उसे जेल में कैद कर लेता है। वहीं शनाया बड़ी हो जाती है और अपनी माँ की तरह वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाती है। शनाया भी अपनी माँ की तरह गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगती है और कभी भी लालच नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलता कि माया जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। विष्णुपुर नाम के एक गांव में एक श्वेता नाम की लड़की रहती थी, जिसके पिता ने कुछ समय पहले ही काव्या नाम की एक औरत के साथ में दूसरा विवाह किया था। काव्या श्वेता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यहाँ तक कि काव्या श्वेता को कोई ढंग के कपड़े भी नहीं देती थी और उससे पूरे घर का काम भी करवाती थी। अब कुछ दिनों बाद श्वेता को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले थे। तभी श्वेता कहती है, माँ आज मुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं ना। मेरे पास कोई अच्छे और नए कपड़े भी नहीं है माँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें लाकर नए कपड़े दिला सकूं। समझी तू? जाओ और जाकर घर का काम कर। लेकिन माँ मैं पहनूंगी क्या? श्वेता की बात को इग्नोर करते हुए काव्या वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद लड़के वाले घर पहुँच जाते हैं और श्वेता की ये हालत देखकर
वो लोग उसे मना कर देते हैं। इन सब बातों से श्वेता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर श्वेता घर से बाहर चली जाती है और एक नदी के पास जा पहुंचती है। श्वेता देखती है कि नदी के किनारे एक मछली अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। श्वेता रोते रोते ये देख रही होती है और अपने आप से ही बोलती है कि मेरे होते हुए ये मछली नहीं मर सकती, मैं इस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती हूँ। फिर श्वेता उस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती है और उस मछली की सांसें चलने लगती हैं। फिर मछली श्वेता से बोलती है, अरे तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक जादुई मछली हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तभी मछली वहाँ पर एक बड़ा सा संदूक प्रकट कर देती है। अरे सुनो, तुम्हें इस संदूक में एक लहंगा मिलेगा। वो कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि एक जादुई लहंगा है। तुम उस लहंगे से कोई भी उपहार मांग सकती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो जादुई मछली पानी में चली जाती है। तभी श्वेता उस संदूक को खोलने लगती है और संदूक खोलते ही उसमें से एक सुंदर सा लहंगा हवा में उड़ने लगता है। तभी लहंगा श्वेता से बात करने लगता है। तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छा मांग सकती हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। श्वेता ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर श्वेता अपनी पहली इच्छा उस लहंगे से बोलती है, मुझे एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए और मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे आपसे बहुत सारा पैसा और धन दौलत चाहिए ताकि मैं अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकूं। और मैं अपनी तीसरी इच्छा वक्त आने पर आपसे कहूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वक्त आने पर आपसे अपनी तीसरी इच्छा मांग लूंगी। श्वेता के इतना बोलते ही लहंगा वहाँ पर एक सुंदर सा घर और बहुत सारे धन दौलत और पैसे प्रकट कर देता है। श्वेता उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है और वो उन पैसों से गरीबों और बेसहारा लोगों की रोज मदद भी करती थी। यहाँ काव्या ये सब देखकर बहुत टेंशन में रहती है और वो सोचती है, पूरे 2 दिन बीत गए हैं, लगता है श्वेता को अब मेरी जरूरत ही नहीं है। अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा कि इसके पास इतना धन दौलत और इतना बड़ा घर कहाँ से आया। काव्या अपने घर से निकलकर श्वेता के घर की तरफ चलती है तो वो देखती है कि श्वेता के घर के बाहर कुछ लाइन लगी होती है और श्वेता उन सभी को पैसे बांट रही होती है। ये सब देखकर काव्या खुद से ही कहती है, अरे ये क्या, श्वेता अगर अपनी सारी धन दौलत इन गरीबों में बांट देगी तो इसकी तो सारी धन दौलत खत्म हो जाएगी। इतना सोचने के बाद काव्या सोच लेती है कि आज रात को ही वो जाकर उसका सारा धन चुरा लेगी। फिर देखती हूँ कि श्वेता अपना सारा धन गरीबों पर कैसे लुटाती है। आज रात ही इसके घर की सफाई करती हूँ। काव्या रात को श्वेता के घर चुपके से जाती है और देखती है कि श्वेता को खूब सारा धन और सोने के सिक्के एक जादुई लहंगा प्रकट करके दे रहा था। अच्छा, तो यहाँ से इसके पास इतना धन दौलत आ रहा है क्योंकि ये लहंगा जादुई है। मैं एक काम करती हूँ, इसका लहंगा ही चुरा लेती हूँ, फिर इसके पास धन कहाँ से आएगा और गरीबों की कैसे मदद करेगी मैं भी देखती हूँ। फिर तो मैं भी श्वेता से और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और श्वेता के घर से भी बड़े घर में रहूंगी। तभी काव्या श्वेता के सोने का इंतजार करती है। श्वेता के सोते ही वो जादुई लहंगा चुराकर अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर
जैसे ही वो लहंगे को बाहर निकालती है, लहंगा उसके सामने एक सुंदर से आकार में खड़ा हो जाता है। तभी काव्या कहती है, सुनो जादुई लहंगे, मुझे भी एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए और श्वेता से भी ज्यादा धन दौलत चाहिए। मुझे जल्दी से दो जादुई लहंगे। काव्या के इतना बोलते ही लहंगा एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है और काव्या को एक बिल्ली बना देता है। अगली सुबह होते ही श्वेता काव्या के घर पहुंचती है और वो अपनी माँ को एक बिल्ली के रूप में पाकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। फिर श्वेता अपने दोनों हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से अपनी माँ को उनके असली रूप में वापस लाने के लिए कहती है। अरे नहीं श्वेता, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा मिली है। पर मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मेरी माँ को वापस उनके असली रूप में ला दीजिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे आप शायद भूल रही हैं। मेरी एक इच्छा आपसे मांगनी अभी बाकी रह गई है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, अपनी एक इच्छा समय आने पर मांगूंगी, तो वो समय आ गया है। मेरी आपसे आखिरी और तीसरी इच्छा यही है कि आप मेरी माँ को उनके असली रूप में वापस ला दीजिए प्लीज। ठीक है श्वेता, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी माँ को उनके असली रूप में वापस ला देती हूँ। फिर वो चुड़ैल अपने असली रूप लहंगे के रूप में आ जाती है और श्वेता की माँ काव्या को भी उनके असली रूप में वापस ला देती है। और फिर वो लहंगा कहता है, देखा, जिस बेटी को तूने अपनी नहीं बल्कि सौतेली समझा, उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसी बेटी की वजह से आज तेरी जान बच गई। मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी जान। काव्या अपनी बेटी श्वेता को अपने गले से लगा लेती है। फिर उस दिन के बाद से काव्या और उसकी बेटी श्वेता एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर नामक गांव में सुहानी और पवित्रा अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थी। सुहानी और पवित्रा की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी माधव शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुहानी और पवित्रा की माँ की मृत्यु होने के कारण माधव को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव उन दोनों का भी ध्यान रखने के लिए गायत्री नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। गायत्री का एक अपना बेटा भी था जिसका नाम रॉकी था। शुरू में गायत्री माधव के सामने सुहानी और पवित्रा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन माधव के शहर जाने के बाद गायत्री सुहानी और पवित्रा से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रॉकी अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लुलु मॉल घूमने गया था और वहाँ पर मुझे एक सुंदर सी साइकिल पसंद आ गई है और वो साइकिल कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। माँ, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो तुम्हारे लिए वो साइकिल अभी खरीद कर ले आते हैं। तभी तो मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्टाइलिश बेटा लगेगा ना। वैसे कितने की है तुम्हारी वो साइकिल? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो खरीद ले जाएगा। माँ, गायत्री और रॉकी मॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुहानी गायत्री से कहती है, माँ, हमारे भी सारे खिलौने पुराने और टूट गए हैं। कृपया करके आप हमारे लिए भी सस्ते से खिलौने खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं तेरे लिए बाजार से खिलौना खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी तोड़ दिया तूने। अब तुझे वही टूटे फूटे खिलौनों से खेलना होगा।
और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर गायत्री अपने बेटे रॉकी के साथ लुलु मॉल में साइकिल खरीदने के लिए चली जाती है और सुहानी शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। सुहानी बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुहानी उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप सड़क के किनारे इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो बेटा। सुहानी उस बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा देती है। फिर जब सुहानी वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदलकर सुहानी को आवाज लगाती है और सुहानी से कहती है, रुको सुहानी, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुहानी, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक में अपने परीलोक की परियों के साथ रहती हूँ। परीलोक की सारी परियां कहती हैं कि पृथ्वी लोक के सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते। परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना तो कोई अच्छा इंसान होगा ही, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप रानी परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुहानी, मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की। इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक दिल की लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। परी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है, क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। ये सोने का लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये चांदी का लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुहानी रानी परी से वो दोनों सोने चांदी के लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बता देती है। सुहानी दीदी, अब तो हमारे पास ये सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं, क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। और इसी तरह से सुहानी और पवित्रा गायत्री और रॉकी के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती हैं और एक जंगल में चली जाती हैं। अब उन दोनों के रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से बोलकर उसके जादू से एक घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखती हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए बेहतरीन सोफे आदि चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं।
कुछ समय बाद सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव शहर से काम की छुट्टी लेकर घर आते हैं। माधव घर आकर गायत्री से बोलते हैं, गायत्री, मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा कहाँ हैं? जी पता नहीं सुहानी और पवित्रा कहाँ चली गयी। मैं रॉकी के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियां घर पर नहीं थीं। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटियां किस हाल में होंगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जरूर तुमने उन बेचारियों को परेशान किया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई होंगी। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी दोनों प्यारी बेटियां। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियां रहेंगी उसी घर में मैं भी रहूँगा। और इस तरह माधव घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद माधव को जंगल में एक घर दिखाई देता है। माधव चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियां सुहानी और पवित्रा वहाँ बड़े ही प्यार और आराम से रह रही थी। सुहानी और पवित्रा अचानक से अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिए, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से पिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब अपने आगे की जिंदगी तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। ये सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। और उस दिन के बाद से माधव अपनी दोनों बेटियां सुहानी और पवित्रा के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।